और भाई अच्छा, ये हमारा सारा अभी करेंगे क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम। क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम वो क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम जो है वो भी उसकी ही प्रॉब्लम है, जियोमेट्रिक एल्गोरिथम के उसमें आता है। लेकिन सच हम लोग अभी इसकी पढ़ेंगे सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर हमें करवाया, तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के हिसाब से देखेंगे। अच्छा, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, तो इस प्रॉब्लम का मकसद क्या है? इस प्रॉब्लम का मकसद है कि हम ना, हमें अगर एक सेट ऑफ पॉइंट्स दे दें, हमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स दे दें, और हम तो हमें उसमें निकालना होगा कि क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स कौन से हैं, कि कौन से दो पॉइंट्स हैं जो सबसे करीब हो एक दूसरे, जिनका डिस्टेंस एक दूसरे से सबसे कम हो। सही है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या करना होगा, हर पॉइंट का हर दूसरे पॉइंट से ना डिस्टेंस निकालना होगा और कंपेयर करना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कितने नंबर ऑफ डिस्टेंस कितने पॉइंट्स कितनी पेयर्स का निकालना पड़ जाएगा फिर, बहुत सारों का। ओ ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे आती है? देखो, तुम्हारा पहला पॉइंट, तुमने तुमने जैसे पहला पॉइंट जो है उसको बाकी सारे n-1 पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाला, सही है। फिर तुमने अगले वाले पॉइंट का बाकी n-2, क्योंकि पहले वाले पॉइंट का दूसरे वाले पॉइंट के साथ निकाल लिया ना, तो दूसरे वाले पॉइंट का पहले वाले के साथ वापसी नहीं निकालना। इसलिए पहले वाले पॉइंट का n-1 के साथ, दूसरे वाले पॉइंट का n-2 के साथ, तीसरे वाले पॉइंट का n-3 के साथ, और इसी तरीके से चलता जाएगा जब तक वो आखिरी वाले पॉइंट को सिर्फ एक किसी के साथ नहीं निकालना होगा, सही है, वो वन ही हो जाएगा। तो 1+2+3+4 प्लस ऐसे करके +2n-1 उस तरीके से समेशन आती है, सही है। और उस तरीके से तुम्हारा निकल के आता है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा ब्रूट फोर्स का, सही है। अच्छा, हमारी एफिशिएंट अप्रोच, क्योंकि ओ ऑफ एन स्क्वायर हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, ओ ऑफ एन स्क्वायर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं गेम्स के इसमें लगता है, कंप्यूटर विजन में लगता है, इन चीज़ों के लिए ओ ऑफ एन स्क्वायर बहुत बुरी कम्प्लेक्सिटी है। तो हमारी दूसरी अप्रोच आती है डिवाइड एंड कॉन्कर की। अब डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के अंदर हम करेंगे क्या, हम लोग को पहले डिवाइड करना होगा इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को हाफ में, और फिर इसके ऊपर ना कंपैरिजन करना होगा दोनों हाफ का। दोनों हाफ के अंदर इंडिविजुअली हाईएस्ट वो क्लोजेस्ट पेयर निकालेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम लोग वो वाले पॉइंट वो वाले कम उसको भी कम वो वाले पॉइंट भी देखेंगे जो कि एक पॉइंट एक हाफ पहले हाफ में हो, एक पॉइंट दूसरे हाफ में हो। और उनमें भी कुछ हो सकता है ना कि तुम्हारा ऐसा केस हो कि तुम्हारा वन लेफ्ट हाफ के अंदर एक पॉइंट है और राइट हाफ के अंदर एक पॉइंट है, जिनको अगर पेयर के तौर पे ले तो उनका डिस्टेंस मिनिमम हो सबसे। तो हमें वो वाला केस भी देखना होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में। अच्छा, हमें डिवाइड कैसे कर, हमारा पहली बात बेस केस क्या होगा। देखो, हमारा बेस केस होगा कि जब हमारे पास 2 या 3 पॉइंट्स बच जाए ना डिवाइड करने के बाद, तो हम लोग ना ब्रूट फोर्स कर दें उनको, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत कम बचे ना, सिर्फ 3 पॉइंट्स बचे या 2 पॉइंट्स बचे, उनको तो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं ना, उनके ऊपर कोई वो नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो इनको तो डायरेक्ट ब्रूट फोर्स करके निकाल लेंगे, सही है। ये हमारा बेस केस होता है। अच्छा, फिर हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? यार देखो, हमें डिवाइड भी तो करना है, हम डिवाइड किस बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ बेसिस भी तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे कर देंगे कि ऑर्डर सॉर्ट कर देंगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पर, फिर डिवाइड करें, सही है। हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें आप ये भी है कि एक्स कोऑर्डिनेट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही करो, सही है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम वाई कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो। ऐसा हो क्या सकता है, होता है कि वाई कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो। बस डिफरेंस वही होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट में हमारी लाइन मिडिल में बनी हो, उस हिसाब से हमारी, क्योंकि लॉजिक ऐसे चेंज नहीं होती। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से सॉर्ट करोगे, नीचे जहाँ पे हमने वाई कोऑर्डिनेट से करा है वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से कर दोगे, सही है। वरना लॉजिक सारी सेम रहेगी, सारी थियरी वगैरह जो भी हमारी अप्लाई हो रही है ना, जो मैथमेटिकल थियरी और वो लॉजिक अप्लाई हो रही है नीचे, वो सारी की सारी सेम रहनी है। अच्छा, अच्छा, अब हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इस बेसिस पे कर रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो उसके लिए हमारे को जो एरे दी गई है ना, एरे ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, या वो, तो उसको भी हमें ना क्या करना पड़ेगा,
हमें उसको भी फिर सॉर्ट करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट, ताकि डिवाइड कर सके उस एरे को। तो अगर उस एरे को डिवाइड करना है तो हम उसके लिए उसको सॉर्ट करना होगा। वो सॉर्ट करने के लिए हमें कोई एफिशिएंट सॉर्ट लगाना होगा। और सबसे एफिशिएंट सॉर्ट क्या है? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। ये सारे सॉर्ट किस क्या की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ एन लॉग एन है। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे ओ ऑफ एन लॉग एन लग जाएगी डिवाइड वाली सेक्शन में सॉर्टिंग करते वक्त। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, क्योंकि इससे टाइम फंक्शन बनता है और टाइम फंक्शन का पूछ सकते हैं, जैसे मिड में पूछा था कि यार इसका टाइम फंक्शन क्या होगा, टाइम फंक्शन कैसे डिराइव हो रहा है, कि क्यों आ रहा है ऐसा टाइम फंक्शन। यहाँ पे हम लोग पहली बार कितनी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बना रहे हैं? हम लोग दो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बना रहे हैं ना। हम लोग एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ कर रहे हैं, तो हम लोग दो सब प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स का साइज़ क्या है? इन सब प्रॉब्लम्स का साइज़ कैसे है? हम लोग रफली हाफ में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इन सब प्रॉब्लम्स का साइज़ n/2 हो जाता है ना। ये वाली बस बात याद रखनी कि हम लोग दो सब प्रॉब्लम बना रहे हैं और हमारी सब प्रॉब्लम का साइज़ n/2 हो जाता है, क्योंकि हम लोग रफली हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे देखो, ये इमेजेस जो है ना, ये मैंने डाली हैं, ये है आफ्टर सॉर्टिंग, मतलब कि सॉर्ट करने के बाद ये इमेज, ये वाली इमेज दिखा रहा हूँ सॉर्ट करने के बाद। क्योंकि पॉइंट्स अगर ग्राफ पे बनाओगे, वो पॉइंट्स तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही तुम्हें मिल रहे होंगे। एरे के अंदर सॉर्टिंग वगैरह कर रहे होंगे। यहाँ पे नंबरिंग कर दी तो ये एक तरीके से सॉर्टिंग हो गई। सही है, क्योंकि हमारा लेफ्ट मोस्ट लोएस्ट एक्स कोऑर्डिनेट था, तो ये तुम्हारा 1 हो गया, 2, ऐसे चलते हमने सॉर्ट कर दिया है। अच्छा, अब ये सॉर्टिंग के बाद हम करते क्या है? डिवाइड हाफ करते हैं, जो क्या कहते हैं, मर्ज सॉर्ट वगैरह में भी देखा होगा तुमने। सही है। अच्छा, ये डिवाइड हाफ करने के बाद यहाँ पे असल में मैंने जो पिक्चर डाली है उसमें मैंने वो नहीं डाला जो मल्टीपल डिवाइड्स हो रहे हैं, कि तुम्हारा डिवाइड करने के बाद सब प्रॉब्लम को भी डिवाइड करे, वो मैंने नहीं डाला। लेकिन ऑब्वियसली जब तुम कोड वगैरह लिखोगे तुम तो वही करोगे ना, कि तुम्हारा सब प्रॉब्लम में भी डिवाइड हो, सब प्रॉब्लम भी डिवाइड हो, जब तक बेस केस नहीं आता वो भी करोगे। मैं बस ये वाली मैंने बस एक उसमें डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। सही है। तो बस, लेकिन वो वैसे ही समझ लेना कि तुम्हारा बेस केस तक जाके डिवाइड होगी सारी सब प्रॉब्लम्स, और फिर रिकर्सिवली ऊपर वो बैक ट्रैक करते हुए आ रही होंगी। सही है। अच्छा, अब हमारे डिवाइड करने के बाद हम लोग ना डिवाइड करने के बाद ना लेफ़्ट और राइट की ना लेफ़्ट हाफ और राइट हाफ, लेफ़्ट सब प्रॉब्लम और राइट सब प्रॉब्लम में ना हम लोग ना मिनिमम निकाल लेंगे। यहाँ पे सब प्रॉब्लम 1 का मिनिमम D1 है, सब प्रॉब्लम 2 का मिनिमम D2 है। तो यहाँ पे मैंने, और फिर हम लोग जब वो पीछे आते हैं ना, वापस ऊपर जाते हैं, कॉन्कर की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ना ये जो लेफ़्ट और राइट से जो मिनिमम निकल के आए थे ना, इनको कंपेयर करके इनमें से देखते हैं इनमें से मिनिमम क्या है, और हम उसे किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया। सही है, ये कर दिया काम। और फिर हमारा ये डी सिर्फ आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक चीज़ कंसिडरेशन में अभी तक नहीं ली, और वो क्या है कि जब हमारी जो हमारा कोई पेयर जो ईदर साइड पर, मतलब कि 7 और 9 का अगर पेयर बनाओ, 7 तो सब प्रॉब्लम 1 में है, सब प्रॉब्लम 1 में है, लेकिन 9 जो है सब प्रॉब्लम 2 में है। तो इसको तो हमने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं ना, कि हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनका पेयर वो एक पॉइंट एक लेफ्ट हाफ पर हो, एक पॉइंट राइट हाफ पर हो, और उनका पेयर छोटा हो सकता है ज़्यादा। ये हमने कंसिडरेशन में अभी तक लिया नहीं है, तो हमें इसको भी कंसिडरेशन में लेना है। चलो, अच्छा, अब अगर हमें ये करना है, तो अब एक बात बताओ, हम लोग ये कैसे करेंगे ये कंसिडरेशन? एक वापस से वही तरीका आता है कि हम लोग जितने भी पॉइंट्स उन सबको एक दूसरे उनके साथ कंपेयर कर दें, लेकिन ये भी तुम्हारा n/2 ऐसे चलते हुए चला जाएगा। ये भी वापस से तुम्हारी ब्रूट फोर्सिंग हो जाएगी, वापस से O of n स्क्वायर। सही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उन सारे सब प्रॉब्लम 1 के पॉइंट्स का उन सब प्रॉब्लम 2 के उसके साथ डिस्टेंस निकाल के देखोगे कौन सा छोटा है। ये वापस से ब्रूट फोर्सिंग, वापस से O of n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, इसमें थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आराम से। सही है। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली इम्प्रूवमेंट है कि हमारे जो पॉइंट्स है ना, जिनको कंसिडर करना है ईदर साइड के लिए, वो पॉइंट्स ना, वो जो सेंटर वाली डिवाइडिंग लाइन है ना, उससे डी ईदर साइड पे डी डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट में आगे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? ये ऐसा क्यों है? स्ट्रिप ऐसी क्यों बनेगी? ये जो वाइट वाली स्ट्रिप बनी है, ऐसी ही स्ट्रिप के पॉइंट्स क्यों कंसिडर करने हैं सिर्फ?
इसलिए अगर तुम्हारा अभी तक मिनिमम डिस्टेंस डी आया है, अभी देखो लेफ्ट राइट करके तुम्हारा एक मिनिमम डिस्टेंस आ गया ना, समझो D1 का निकल के डी में आ गया, वो डी आ गया ना। अब तुम्हारा एक सिंपल सी बात है, तुम्हारा एक पॉइंट लेफ्ट हाफ पर है, एक पॉइंट राइट हाफ पर, तुम्हें ऐसे कंसिडरेशन करनी है ना। अभी अभी चेक क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर एक एक पॉइंट्स। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है, अगर हमारा समझो राइट हाफ पे पॉइंट एक एग्जैक्टली मिडल पर है, राइट हाफ का एक पॉइंट एग्जैक्टली मिडल पर, मिडल वाली लाइन पर है, तो लेफ्ट हाफ वाला जो पॉइंट है ना, अगर वो डी वाले उससे ज़्यादा आगे गया ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही डिस्टेंस डी से ज़्यादा हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ही तुम्हारा जो मिनिमम डिस्टेंस डी है जो अभी तक निकाला, उससे ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट में इतना डिफरेंस आ गया तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस तो डी से ज़्यादा ही हो जाना है। तो इसका मतलब कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो इस वाली स्ट्रिप के बाहर हो, जो तुम्हारा कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। क्यों? सही है, क्योंकि हमारे एक पॉइंट लेफ्ट में होना है, एक पॉइंट राइट में होना है, और सबसे क्लोजेस्ट कहाँ जा सकता है, सेंटर में जा सकता है, सेंटर वाली डिवाइडिंग लाइन में जा सकता है। और सेंटर वाली डिवाइडिंग लाइन पे जाता भी है तो उसका मैक्स डिस्टेंस जो है, जो कंसिडरेशन में लेना है लेफ्ट हाफ से, वो तुम्हारा उससे एक्स कोऑर्डिनेट में डी वो जा सकता है लेफ्ट ज़्यादा, उससे ज़्यादा जाएगा तो वो डिस्टेंस डी से ही ज़्यादा निकल जाएगा। डिस्टेंस डी से ही ज़्यादा निकल गया तो हम कंसिडर ही क्यों करें, क्योंकि वो हमारा काम का तो है नहीं। डिस्टेंस डी से अगर आगे निकलेगा तो हमारा वो काम का ही नहीं रहा ना, क्योंकि हमें तो देखना ही वो है कि डिस्टेंस डी से कम है या नहीं। इसलिए हमें सिर्फ वो पॉइंट्स कंसिडर करने जो इस वाइट स्ट्रिप के अंदर हैं। सही है। अच्छा, अब हमारा ये कर लिया, अब हमने ये वाइट स्ट्रिप तो बना दी, ये वाली एग्जांपल मैंने दी हुई है कि अगर तुम्हारा एक पॉइंट ये रहा, ये मैंने लाल डॉट बनाया हुआ है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ये वाला जो पॉइंट है ये राइट हाफ पर है, ये जो लाइन पे बना है वाइट लाइन पे, ये राइट हाफ पर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये लेफ्ट हाफ पर है, लेकिन वाइट वाली स्ट्रिप से बाहर है। अब देखो वाइट वाली स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, डी, ये डी लाल से बनाई हुई है डी, लेकिन ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये तो ग्रेटर देन डी हो गया ना। जब हॉरिजॉन्टली ग्रेटर देन डी हो गया तो अगर ये ऊपर नीचे भी होता तब भी ग्रेटर देन डी आ जाता डिस्टेंस। सही है, हाइपोटेन्यूज क्योंकि बड़ा होता है ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना के याद हो तो, इस वजह से तुम्हारा कोई पॉइंट स्ट्रिप से बाहर नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमारा स्ट्रिप में पॉइंट्स, स्ट्रिप के पॉइंट्स हमने नैरो डाउन कर दिए कि स्ट्रिप में होने चाहिए पॉइंट्स। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग स्ट्रिप के पॉइंट्स का कंपैरिजन कैसे करें, क्योंकि स्ट्रिप में भी तो बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं। इधर भी दो चॉइसेस हैं, इधर ब्रूट फोर्स कर दो स्ट्रिप के पॉइंट्स को स्ट्रिप के ही पॉइंट से कंपेयर, हर स्ट्रिप के बाकी सारे स्ट्रिप के देखो एक पॉइंट स्ट्रिप का लो, उसको बाकी सारे जो स्ट्रिप्स के अंदर पॉइंट है ना उसके साथ कंपेयर कर दो। सही है, तुम्हारी एक चॉइस ये है ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, वापस से ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, तुम्हारी स्ट्रिप में अच्छे खासे पॉइंट्स आ सकते हैं। सही है, और तुम्हारी अगर स्ट्रिप में अच्छे खासे पॉइंट्स आ सकते हैं तो तुम्हारा बेसिकली वो वापस से ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ब्रूट फोर्स करना। तो क्योंकि ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा वापस से ब्रूट फोर्स करना, तो ब्रूट फोर्स नहीं करना। इसमें भी फिर लॉजिक लगती है, और इसकी लॉजिक समझना ज़रूरी है। इसके अगर रीजनिंग अगर पूछ ली तो फिर उसमें देखना पड़ेगा, और इसकी लॉजिक है आसान, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो तुम्हारा एक पॉइंट, तुम्हारा पहले कंसिडर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट लेफ्ट एक पॉइंट राइट। तुम्हारा एक पॉइंट लेफ्ट एक पॉइंट राइट कर रहे हैं ना, दोनों पॉइंट लेफ्ट दोनों पॉइंट राइट नहीं कर रहे, वो रिकर्जन ने ऑलरेडी करके तुम्हें दे दिया है। सही है, रिकर्जन ने ऑलरेडी करके तुम्हें लेफ्ट राइट का दे दिया, अभी तुम्हें देखना है क्रॉसिंग वाला। सही है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो ये P वाला जो पॉइंट है ना, ये समझो हमने इस वाले P वाले पॉइंट को कंपेयर करना है वो पॉइंट से जो तुम्हें ना पॉइंट्स राइट हाफ वाले पॉइंट से। सही है, अब एक बात समझो, अगर P वाला पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन अगर P वाला पॉइंट यहाँ पे भी होता है ना, तो कंपैरिजन करते हो एक बात देखो कि तुम्हारे जो राइट हाफ में जो पॉइंट्स है ना, वो तुम्हारे वाई कोऑर्डिनेट में ना डी से ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? देखो P का पॉइंट ये रहा, अगर वो D डिस्टेंस, ये वाले जो ब्लू स्क्वायर है ना, ये D/D है, ये D/D स्क्वायर है। सही है, D/D का स्क्वायर है, तो इसके अंदर जो हाइट है वो भी D, वाई कोऑर्डिनेट जो मैक्स जाता है वो D ऊपर जा रहा है। ये क्यों है? क्योंकि अगर P के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट भी D तक जा सकता है ना, तभी तो वो D से छोटा हो सकता है, D या D से नीचे होगा, तभी कंपैरिजन करना है हमने। क्योंकि अगर वो वाई कोऑर्डिनेट P से D अमाउंट ज़्यादा हुआ, मतलब कि अगर वाई कोऑर्डिनेट P का समझो 1 है और तुम्हारा D 4 है, अगर किसी पॉइंट का जो लेफ्ट हाफ पर है, वो राइट हाफ पर है, उसका वाई कोऑर्डिनेट अगर
वो वन, पी का वन है, अगर वो 5 हुआ ना, या 5 या उससे कम हुआ, तो वो स्क्वायर में आएगा, और स्क्वायर में आएगा तो उसका चांस है कि उसका डिस्टेंस डी से कम हो। लेकिन अगर उसका 6 हुआ, तो यार वो वाई कोऑर्डिनेट में ही उसका डिस्टेंस डी ज़्यादा, उसका जो डिस्टेंस है पी के साथ वो डी से ज़्यादा हो गया। सही है, वाई कोऑर्डिनेट अगर इसका डी से ज़्यादा ऊपर चला गया, तो इसका मतलब कि उसका डिस्टेंस ऑलरेडी डी से बड़ा हो गया, अगर पी के साथ बनाओगे उस पॉइंट को, तो हमें उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, क्योंकि हमारा वो डिस्टेंस डी से ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ही एक्सीड कर जाएगा डी को। अब ये वाली जब प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हमने कंसिडर कर ली, तो हमारा ये बाउंड हो गया फिर। और हमारी अभी हमने बाउंड कर दी थी कि डी तक ही जा सकता है, डी से ज़्यादा नहीं जा सकता। हॉरिजॉन्टली डी जा सकता है, डी से ज़्यादा नहीं जा सकता। और हमने बाउंड कर दिया कि वर्टिकली भी वो पी से डी ऊपर जा सकता है, डी नीचे जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। सही है। अच्छा, अब ये जो डी से बाउंड करा है वाई कोऑर्डिनेट को, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पी के लिए। तो अब देखो, अब पी को बाउंड कर दिया ना यहाँ पे, अब हमारे जो भी पॉइंट्स होंगे ना, उनको इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल टू डी बाई टू डी वाला होने में होना पड़ेगा, इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर होना पड़ेगा। तो अब हमें एक और चीज़ कंसिडर करनी है, इन स्क्वायर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। इस स्क्वायर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, और इस स्क्वायर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। और वो जब अकर होते हैं जब कॉर्नर वाले पॉइंट्स हों। और ये क्यों हैं? देखो, हमारा रिकर्जन, हमने अभी पहले, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, रिकर्जन कर रहे थे ना। तो जब रिकर्जन कर रहे थे ना हम लोग, तो रिकर्जन करते वक्त वो हमें लेफ़्ट हाफ और राइट हाफ का मिनिमम डिस्टेंस दे रहा था ना। लेफ़्ट हाफ और राइट हाफ का मिनिमम पेयर दे रहा था, मिनिमम डिस्टेंस दे रहा था। सही है। तो हमारी वही वाली लॉजिक लगती है कि हमारा, अब अगर हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट वाले में से कोई, हमारे जो लेफ़्ट इन स्क्वायर में जो पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स तुम्हारे इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल के अंदर होंगे, इस ब्लू वाले रेक्टेंगल के अंदर होंगे, उन सारे पॉइंट्स को, बाकी पॉइंट्स जो स्क्वायर के इस रेक्टेंगल के अंदर है, उनसे डी दूर होना होगा। जो डी तुम्हारा निकला था ना रिकर्जन करके, उससे दूर होना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो डी से करीब हुआ, अगर वो डी से कम हुआ, डी से कम हो डी से कम होने का मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हारा रिकर्जन ने तुम्हें मिनिमम दिया ही नहीं था। तुम्हारा रिकर्जन तुम्हें मिनिमम देगा ना एक हाफ का। तो ये वाला रेक्टेंगल के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो तो राइट हाफ पर हैं। क्योंकि वो राइट हाफ पर हैं, तो अगर तुम्हारा कोई भी डिस्टेंस डी से कम आ जाएगा ना यहाँ पे 2 पॉइंट्स का, तो उसका मतलब है कि तुम्हें जो डी सही नहीं मिला था ना रिकर्जन से, रिकर्जन ने तुम्हें मिनिमम दिया ही नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम्हें रिकर्जन मिनिमम ही देगा ना। तो अगर रिकर्जन तुम्हें मिनिमम देगा, तो तुम्हारा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स ऐसे स्क्वायर इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है जिनका डिस्टेंस जो है ना एक दूसरे से डी से कम हो। एटलीस्ट डी होना होगा। सही है। अब ये वाली बात ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि डी होना होगा, और इसी वजह से हमारा 6 पॉइंट्स हो सकते हैं। क्यों? तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 6 हो सकते हैं। क्यों? तुम्हारे कब अकर होता है? जब तुम्हारा डी, तुम्हारी पहली बार क्या कंडीशन है, डी दूर होने चाहिए सारे पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट्स को ऐसे लगा दो, ऐसे पॉइंट्स को लगा दो, तो देखो ज़रा, ये मैंने बताया था ना स्क्वायर, ये जो इंडिविजुअल स्क्वायर है ना दो, ये डी बाई डी है ना, डी बाई डी के स्क्वायर हैं। तो एक, इनकी साइड डी बाई डी की है, तो ये एक ये डी वाली साइड है, तो ये पॉइंट्स एटलीस्ट डी डिस्टेंस अवे हैं। हाँ, ये वाले पॉइंट्स भी एटलीस्ट डी डिस्टेंस अवे, ये वाले भी, ये वाले भी, और ये वाले भी, ये वाले भी। तो तुम्हारे एट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 पॉइंट्स हो सकते हैं ना, जो तुम्हारी रिकर्जन को, तुम्हारी जिसकी वजह से तुम्हारी रिकर्जन गलत ना हो जाए। सही है। तुम्हारे एट मैक्स 6 पॉइंट्स हो सकते हैं। सही है। ये वाली लॉजिक समझ आ गई, तो ये तुम्हारा सेट है। अच्छा देखो, अब ये वाले 6 पॉइंट्स हो गए ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, सर की स्लाइड में 7 पॉइंट्स कंपेयर 8 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उसमें किसी और की स्लाइड में कुछ और बनाए। टेक्निकली हमारा जो मिनिमल अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स जो कंपैरिजन करने के होते हैं ना, वो होते हैं 4। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स जो कंपैरिजन करने की ज़रूरत है वो होते हैं 4। क्योंकि 4 पे ना तुम्हारा वो हो जाता है सारी कंडीशंस फुलफिल। सही है, 4 तुम्हारा इनफ होता है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लग रहा है उसमें स्क्वायर रूट है, तुम्हारी फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन का प्रॉब्लम है। सही है। तो वो सारी प्रॉब्लम की वजह से प्रेफर करते हैं कि 4 से ज़्यादा ही चले जाएं।
तो एक जो तो छः भी ना, इस कंडीशन छः भी किसी वजह से चूज करा हुआ है तुम्हारा, वरना अगर किसी सर संदेश की स्लाइड में देखोगे, सर संदेश की स्लाइड में तो 15 तक चले गए। सही है, तो तुम्हारे ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। सही है, तो तुम्हारे ऊपर है, जो भी लिखना है कर दो। हमारे सर ने हमें 8 पॉइंट्स का और 7 पॉइंट्स का कंपैरिजन का बोला है, तो वो भी कर सकते हो। 6 करना 6 कर दो, सर उस पर कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा देखो, अच्छा हमें पता चल गया कि हर पॉइंट पी को सिर्फ 6 पॉइंट से ही कंपेयर कराना हो सकता है, उससे ज़्यादा के पॉइंट से नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, मतलब कि एक पॉइंट को सिर्फ 6 से कंपेयर, एट मैक्स 6 से कंपेयर करना है। एट मैक्स 6 से करना है, 6 से कम, 6 से ज़्यादा पे नहीं करना है कंपेयर। सही है। अब अगर एट मैक्स ही 6 पे कंपेयर करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट का कंपैरिजन कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ना। हर इंडिविजुअल पॉइंट के कंपैरिजन कितने इसमें हो रहा है, 6 में हो रहा है, तो कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि हर पॉइंट का कंपैरिजन कांस्टेंट टाइम मतलब O ऑफ 1 में हो रहा है। सही है। अब O ऑफ 1 में सारे एक पॉइंट का हो रहा है, और तुम्हारे क्योंकि स्ट्रिप के अंदर n पॉइंट्स हो सकते हैं, तो तुम्हारे कंपैरिजन कितने हो जाएंगे, n टाइम्स वो तुम्हारे नंबर ऑफ पॉइंट्स टाइम्स एक पॉइंट के कंपैरिजन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि O ऑफ 1 है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने n हो गए, तो तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिप वाले की O ऑफ n टाइम्स O ऑफ 1, जो कि O ऑफ n हो जाएगी। सही है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे कंपेयर, अच्छा हमारा ये तो मैंने बता दिया थियरी क्या है, थियोरेटिकली क्या है। अच्छा, इसको लॉजिकली हम लोग कैसे देखते हैं, लॉजिकली कंपैरिजन कोड में कैसे करते हैं। देखो, हम लोग बैठ के रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह नहीं बनाने वाले कोड के अंदर, तो हमें उसको लिए ना ज़्यादा थिंग, तो हमें उसके लिए हमारा एक सिंपल सा फिक्स है कि हम ना पॉइंट्स जो हैं, एक मिनट, हम जो है पॉइंट्स जो है ना, हम लोग क्या करें, हम लोग ना स्ट्रिप के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ना वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से सॉर्ट कर दें। वापस से हम सॉर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से सॉर्ट कर दें। सही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसी हिसाब से एडजस्ट कर देना तुम जो भी फॉलोइंग लॉजिक लगाओ। सही है। अच्छा, जब सॉर्ट कर दिया ना, फिर क्या करना है, फिर करना ये है कि तुम सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाओ, जो तुमने सॉर्ट करके एक सॉर्ट करा ना, उस पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाओ, उसको ना अगले 6 पॉइंट से कंपेयर करो। जो तुमने सॉर्टेड लिस्ट बनाई, उसके अंदर तुम सबसे हाईएस्ट पॉइंट को अगले 6, उसके अगले 6 पॉइंट से ना उससे कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना लॉजिक के 6 पॉइंट से कंपेयर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता ना, वो तो डी के डिस्टेंस में आएंगे ही नहीं, तो डी से कम हो ही नहीं सकते। तो तुम्हें सिर्फ अगले 6 पॉइंट से कंपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट मैक्स तुम्हें ज़रूरी 6 पॉइंट्स हैं। सही है। तो एट मैक्स तुम्हें 6 पॉइंट से कंपेयर करना है एक पॉइंट को। सही है, और यही करते हैं। और तुमने चलो समझो तुमने फिर हाईएस्ट पॉइंट को कंपेयर कर लिया अगले 6 पॉइंट से, अगर उनमें से कोई ज़्यादा कम का डिस्टेंस निकलता है तो उसको डी सेट कर दो, वो अगर नहीं निकलता तो आगे बढ़ो। और जब डी निकल भी लेता है ना, तुम फिर भी आगे के कंपैरिजन और करोगे। सही है, ताकि और भी छोटा डी निकल आए, क्या पता। सही है। अच्छा, ये कर दिया, ये तुम्हारा फिर पहले हाईएस्ट पॉइंट का हो गया। फिर क्या करोगे, फिर तुम सेकंड हाईएस्ट पॉइंट पे आओगे, और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट के ना उससे नीचे के 6 पे करोगे। क्यों? क्योंकि अगर उसका हाईएस्ट पॉइंट ने सेकंड पॉइंट के साथ ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है, हाईएस्ट पॉइंट ने सेकंड हाईएस्ट पॉइंट के साथ ऑलरेडी कंपैरिजन कर लिया होगा, तो तुम्हें उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट को बाकी सारों से करोगे। सही है, तो तुम्हारा सेकंड हाईएस्ट से नीचे जाओगे। सही है, ये वाला काम कर रहे होगे। सही है। और ये तुम्हारे क्योंकि हर कंपैरिजन कांस्टेंट टाइम में हो रहा है इंडिविजुअल पॉइंट का, और n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो O ऑफ n हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तुम्हारा हो गया स्ट्रिप चेक की कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रिप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। अच्छा, अब O ऑफ n हो गई। अच्छा, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जाते हैं ओवरऑल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल निकालने जाते हैं, सॉर्टिंग की, तो तुम्हारी एक्स एंड वाई जितनी भी सॉर्टिंग कर रहे हो तुम एफिशिएंट सॉर्ट लगाओगे, तो O ऑफ n log n हो जाएगा। सही है। फिर तुम्हारा कॉन्कर की जो स्ट्रिप, तुम्हारा जो कॉन्कर वाला जो काम है, वो ये स्ट्रिप वाला कर रहा है ना, जो स्ट्रिप के अंदर चेकिंग करते हो, फिर कंपेयर करते हो लेफ़्ट राइट, ये तो ये तुम्हारा O ऑफ n में होता है ना। ये तुम्हारा अभी दिखाया था O ऑफ n में हो रहा है, समझाया था, ये O ऑफ n में हो गया। अब
अच्छा, अब यहाँ पे टाइम फंक्शन मैंने लिखा है जो तुम्हारा डिवाइड एंड कॉन्कर में रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन कैसे, ये रिकरेंस रिलेशन आया है इस तरीके से कि तुम्हारी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स क्या है। एक बात सिंपल सी देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितनी है, सब प्रॉब्लम वन, सब प्रॉब्लम टू, सब प्रॉब्लम वन, सब प्रॉब्लम टू। तो हर दफ़ा तुम प्रॉब्लम को हाफ हाफ में कर, दो हिस्सों में कर रहे हो, तुम दो हिस्से बना रहे हो, तो दो दो सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सही है। अच्छा, फिर n/2, n/2 कैसे आया, तुम्हारी इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम का साइज क्या है, तुमने जो डिवाइड तो कर दिया, तो साइज क्या है इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम का, इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम का साइज अप्रॉक्सीमेटली n/2 है, क्योंकि तुम हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हो ना, तो n/2 हो गया, सही है। प्लस ओ ऑफ n, ये तो तुम्हारा कॉन्कर वाला हिस्सा ना, जो तुम्हारा कॉन्कर वाला हिस्सा होता है, तो मैं एफ ऑफ एन तुम्हारा क्या होता है, कॉन्कर वाला हिस्सा, जो तुम्हारा रिकरेंस करने के बाद जो तुम काम करते हो वो तुम्हारा कॉन्कर वाला हिस्सा, वो तुम्हारा एफ ऑफ एन। तो तुम्हारा वो क्या है, ये कॉन्कर वाला हिस्सा ये है ना, ओ ऑफ एन। तो तुम्हारा ये वाली हो गई आंसर। अब अगर ये तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन हो गया, अब अगर इस रिकरेंस रिलेशन पे तुम मास्टर्स मेथड लगाओगे, लॉग बेस बी ऑफ ए तुम्हारा वन देगा, एन टू द पावर वन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एन, और एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए सेम है, तो इसका मतलब कि केस टू अप्लाई होगा, जो कि क्या है कि एन टाइम्स ओ एफ ऑफ एन टाइम्स लॉग एन, तो एन लॉग एन हो गया। तो तुम्हारा बाय मास्टर मेथड तुम्हारा टी ऑफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन लॉग एन, और ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, टी ऑफ एन प्लस तुम्हारे शॉर्टिंग का, तो वो तुम्हारा क्या देता है, ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन लॉग एन, सही है। ये वाला बस हो गया, ये हमारा क्लोजेस्ट पेयर। आसान प्रॉब्लम है ये, आराम से हो जाएगा, इसको बस समझ लो एक दफ़ा, ये वाला हिस्सा समझ लोगे तो बाकी सब आ जाएगा।